हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर लेने वाले हैं, जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे सिलेबस में, अगर आप डिप्लोमा में हैं या फिर इंजीनियरिंग में हैं, इस पूरे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, जिसमें और सबसे ज्यादा वेटेज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे बनते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसके कैलकुलेशन में, और यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जब चेंज होते हैं तो वहां पे आपका लॉजिक, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो काम आता है। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 एल्गोरिथम समझाने वाला हूं। जो हमारा टारगेट होने वाला है वो 3 एल्गोरिथम्स का होने वाला है, FCFS, SJF एंड राउंड रॉबिन। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए या फिर मुझे इसके मल्टीपल पार्ट्स बनाने हो, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको FCFS, राउंड रॉबिन और SJF, ये 3 एल्गोरिथम बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मेरे पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस है वो आप सबने देखे और बहुत सारे व्यूज, ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख प्लस व्यूज है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले के प्लेलिस्ट में और वीडियोस में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और समझ में कंप्लीटली आने वाली है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे आने से पहले आपको कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया के बारे में, शेड्यूलिंग के अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, बट ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे क्रैश कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा क्रैश कोर्स 21 अक्टूबर, मतलब इस महीने के 21 तारीख से हम लोग अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 21 दिनों का, 21 डेज का कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक से लेकर एडवांस तक टॉपिक्स, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप सिंपली वहां पे क्रैश कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी की बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। चलो, आज का हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, बेसिक्स ऑफ शेड्यूलिंग बता देता हूं। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करता है। आई होप कि आपको प्रोसेस के बारे में पहले से पता होगा। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है हम उसको एक प्रोसेस का नाम देते हैं। अब हमारे पास जब एक प्रोसेस है तो हमें कोई शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं। हमारे पास 2-3 प्रोसेस है तो भी हो सकता है कि शेड्यूलिंग की जरूरत ना हो, बट जब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस है, तो शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, क्योंकि शेड्यूलिंग के माध्यम से आप अपने सिस्टम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। सी, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में जो भी करते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन सब का पर्पस क्या होता है? इन सब का पर्पस होता है कि हम अपने मशीन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, हम अपने मशीन को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर पाए। इसी वजह से हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। हम प्रोसेस को एक एल्गोरिथम पे, एक रूल्स के बेसिस पे डालते हैं कि कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने वाला है। ये सारा काम हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये एक मैनुअल तरीका नहीं होता है, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेस्ड ऑन रूल्स एंड एल्गोरिथम्स। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग पे आने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं। प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे पहला जो टर्म होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब होता है कि एक प्रोसेस हमारी मेमोरी में अराइव कब हुआ है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है या नहीं ये नहीं बताएगा, ये बस ये बताएगा कि कब हमारा प्रोसेस हमारी सिस्टम के अंदर अराइव हुआ। जैसे अगर मान लो P1 हमने बोला, लेट्स से कि हमने बोला है P1 0, तो P1 0 का मतलब ये है कि P1 0 टाइम पे अराइव हुआ है।
मैं इस पूरी चीजों को समझाने के लिए अक्सर यहाँ पे 0 मिनट का इस्तेमाल करूंगा, बट ये मिनट्स नहीं होते हैं। ये जो भी टाइम होता है वो एमएस में या फिर आप किसी भी दूसरे यूनिट में लेते हैं, बट मैं आपके साथ रिलेट करने को, आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझाने को अक्सर मिनट्स का यूज किया करूंगा। तो अराइवल टाइम का मतलब होता है बेसिकली कोई भी प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हो रही है, पहुंच रही है हमारे सिस्टम पे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम। एक प्रोसेस को कितना टाइम लगने वाला है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, इसको हम कहते हैं बर्स्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम भी कह सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि P1 का बर्स्ट टाइम 5 ms है, तो मतलब P1 को 5 ms का टाइम या 5 मिनट का टाइम अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है। इसके बाद एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है होता है, वो होता है आपका वेटिंग टाइम। अब जो ये पूरा एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं ना, ये इसी वेटिंग टाइम को निकालने के लिए पढ़ा जाता है। वेटिंग टाइम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को कितना इंतजार करना पड़ा है अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। फिर से समझा रहा हूं, एक प्रोसेस P1 है, उसको कितना इंतजार करना पड़ा है, कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा है अपने एग्जीक्यूशन को केवल स्टार्ट करने के लिए, इसको हम वेटिंग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके मैं और डिटेल में आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से, न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत चीजें समझाने वाला हूं यहाँ पे। इसके बाद लास्ट हमारा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी चीजें हैं टर्म्स शेड्यूलिंग से रिलेटेड, बट मैं आपको यहाँ पे 4 चीजें बता रहा हूं। दूसरा लास्ट हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ने फ्रॉम अराइवल टू द टर्मिनेशन पूरा कितना वक्त बिताया है हमारे सिस्टम के अंदर। मान लो एक प्रोसेस आती है 0 पे, वो वेट करती है 3 मिनट का, फिर 3 मिनट बाद वो स्टार्ट होती है, 5 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होती है, तो 8 मिनट टोटल टाइम हो गया वेटिंग प्लस बर्स्ट। मतलब अगर आप वेटिंग इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। सो सिंपली ये जो 2 चीजों को ऐड करके आप तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। ये 4 जो फैक्टर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, 4 टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। मैंने अपने बैच में बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कराई है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स लिए हैं, बट अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आपने अगर पहले से इस पे प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे प्रैक्टिस करें। क्योंकि क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो गलतियां हमें रियलाइज नहीं होती हैं, तो उससे हमारी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबको डिटेल में समझें, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जनरली हमने शेड्यूलिंग को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक शेड्यूलिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है वैसी कोई भी प्रोसेस जिसको आप बीच से कट कर सकते हैं, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन को आप बीच में रोक सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? कट करना सिंपली। तो अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो आप उसको बीच से ही टर्मिनेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वॉट एवर योर पर्पस इज। आप उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस को जब बीच में रोक देंगे, हम उसको प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहेंगे। दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। एक ऐसी शेड्यूलिंग की टेक्निक जहां पे आप किसी भी प्रोसेस को बीच में रोक नहीं सकते हैं। आप यहां पे कभी रोक नहीं पाएंगे किसी प्रोसेस को। अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। तो इन्हीं 2 कैटेगरी के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आपको पढ़ाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर आप गूगल क्रोम से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते, कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो क्या आप उस फाइल
फाइल को पॉज कर सकते हैं डाउनलोडिंग को? क्या आप उस डाउनलोडिंग को कैंसिल कर सकते हैं? क्या उस डाउनलोडिंग को वापस रेज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएगा, मतलब उस प्रोसेस को आप प्रिम्प्ट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग होती है, मतलब जब हम एक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आप कभी भी प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब कभी भी जब आप सिस्टम अपना ऑन करते हैं तो क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होता है आपकी मेमोरी में, क्या आप उस प्रोसेस को कभी रोक सकते हैं? कभी नहीं रोक सकते। हम उसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल। वैसे प्रोसेस जिसकी आप एग्जीक्यूशन फ्लो को बीच में नहीं रोक सकते, इसको हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। सो कोई भी शेड्यूलिंग जो होती है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक प्रिमिटिव एक है नॉन प्रिमिटिव। कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो प्रिमिटिव हैं, कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो नॉन प्रिमिटिव हैं, कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे भी हैं जिनके दोनों वर्जन, प्रिमिटिव वर्जन भी है नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक दो एग्जांपल से भी और चीजें क्लियर कराऊं और समझाऊं। ओके, अब हमारे पास शेड्यूलिंग करने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग रूल्स बनाए गए। सबसे पहले मैं आपको कुछ एल्गोरिथम्स के नाम बता देता हूं। हमारे पास सबसे पहला जो एल्गोरिथम आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके दो वर्जन है, एक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, उसके बारे में आगे बात करेंगे। थर्ड आता है राउंड रॉबिन, एंड फोर्थ आता है हमारा प्रायोरिटी। ठीक है, अगर हम लोग इसको दो लेते हैं SJF को, तो लगभग 5 एल्गोरिथम आपको यहाँ पे कवर करने हैं आपके MSPT डिप्लोमा एग्जाम के लिए, या फिर आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा भी कुछ एल्गोरिथम्स है, जैसे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती है। बहुत रेयर है कि उस पर सवाल पूछे जाएंगे, बट हाँ वो भी मैं अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाला हूं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग भी नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारी होती है। बट ये 4 जो एल्गोरिथम है, या 5 आप बोल लो क्योंकि इसके 2 वर्जन्स है, एक है प्रिमिटिव एक है नॉन प्रिमिटिव, तो टोटल मिलाकर 5 डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं आपको 100% एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये 5 एल्गोरिथम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, और न्यूमेरिकल्स आपको तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज FCFS के साथ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एग्जांपल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कुछ बेसिक्स के बारे में, FCFS के बारे में। अब आप सबको पता है, इसके नाम से भी आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि FCFS एग्जैक्टली क्या होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत साफ है, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। मतलब सिंपल है, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। अगर मैं सबसे पहले, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं KFC का, मैं KFC में बर्गर ऑर्डर करने गया हूं, तो मैं अगर KFC में सबसे पहले गया हूं काउंटर पे, तो मुझे सबसे पहले बर्गर मिलेगा। मेरा ऑर्डर सबसे पहले एटलीस्ट प्रिपेयर होने के लिए जाएगा और मुझे उसके बाद सबसे पहले उसको दिया जाएगा। अगर मैं रेलवे काउंटर पे जाता हूं, सबसे पहले मुझे टिकट मिलेगी बिकॉज मैं सबसे पहले आया था। इसको हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। कोई भी प्रोसेस जो सबसे पहले आई है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने जाएगी। अगर आप में से किसी को भी इसका बेसिक जीरो नॉलेज भी है, एल्गोरिथम की कोई न्यूमेरिकल समझ में कॉलेज में नहीं आए हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी आपको एकदम मैं बेसिक से स्क्रैच से बताने वाला है कैसे करना है सॉल्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। अब देखो FCFS की और भी प्रॉपर्टीज है। FCFS में कुछ डिसएडवांटेज, जैसे बैलिडी एनोमली होती है, डिसएडवांटेज है। FCFS की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत बढ़ जाता है हमारे कुछ प्रोसेसेस के लिए, बट हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। उस पर हम उसकी प्रॉपर्टीज पे उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स पे आपके। तो FCFS के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूं, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस आपके होते हैं
कुछ इस तरीके के होते हैं। आपके क्वेश्चन में 3 चीजें दी गई रहती हैं। सबसे पहला आपको प्रोसेस दिया रहेगा जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा दिया रहेगा आपका अराइवल टाइम जिसको मैं AT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और तीसरा दिया रहेगा आपको BT मतलब बर्स्ट टाइम आपका, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। अब मैं यहां पे एग्जांपल के लिए लेता हूं यहां पे 4 प्रोसेस, 2 3 4। मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं 4 प्रोसेस का, बट मैंने अपने क्लास में बच्चों को आई थिंक 50-60 क्वेश्चंस का शीट पूरा दिया हुआ जिसके थ्रू आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। बट यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले आपको ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक रिलेट कर पाए मुझसे। और इसके और भी वीडियोस अगर लगेंगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, प्लीज डोंट वरी। बस आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके, लाइक नहीं भी करो, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही, बस ये बता देना, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे 4 प्रोसेस ले रहे हैं, P1 P2 P3। अब ये P1 P2 P3 और P4 जो ये प्रोसेस के नेम है जो मैंने अपने मन से लिए हैं, सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सिस्टम में इसकी आईडीज होती हैं और बहुत रैंडम नंबर्स होते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए P1 P2 P3 एंड P4 का यूज करूंगा। अराइवल टाइम के लिए मैं 0 1 2 3 लिखूंगा और बर्स्ट टाइम में रैंडमली कुछ भी दे देता हूं, 7 6 रैंडमली मैंने दे दिया। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूं। जब भी कहीं पे भी आप देखो कि अराइवल टाइम जो है, लेट्स से अराइवल टाइम जो 0 यहां पे लिखी गई है, इसका मतलब होता है कि हमारा प्रोसेस सबसे पहले मेमोरी में आया है। क्योंकि कोई भी चीज हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब P1 सबसे पहले मेमोरी में आया था। तो जिसकी भी अराइवल टाइम 0 है, इसका मतलब उसको एग्जीक्यूशन के लिए वेट नहीं करना पड़ा है। जाहिर सी बात है, KFC का गेट खुला है और मैं KFC में सबसे पहले एंटर हुआ हूं, तो दैट मीन्स कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, तो मेरा अराइवल टाइम 0 है। तो किसी भी प्रोसेस का जिसका अराइवल टाइम 0 हो, आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि ये प्रोसेस हमारी मेमोरी में सबसे पहले आई थी। उसके बाद P2 आया, फिर P3 आया, देन P4 आया। सबके टाइम लिखे गए हैं 0 1 2 3, ये सारे टाइम MS में होते हैं जनरली। और बर्स्ट टाइम भी लिखा गया है यहाँ पे 5 4 7 एंड 6। चलो, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइमलाइन चार्ट। अब देखो, ये एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। FCFS जो होती है ये एक नॉन प्रिमिटिव, मतलब क्या कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होता है तो आप उसको कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन FCFS एल्गोरिथम। अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हम टाइमलाइन चार्ट में बेसिकली टाइम दिखाते हैं, रेंज दिखाते हैं कि कब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कब रुका है, कब पॉज हुआ है, कब टर्मिनेट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक नॉन प्रिमिटिव है तो हमें पहले से पता है कि पहले P1 जाएगा, फिर P2, फिर P3, P4। मतलब टोटल टाइमलाइन चार्ट में हमें 4 डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सिंपली 4 डिफरेंट ब्लॉक्स बना लूंगा, ठीक है, 1 2 3 4। अब क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये नॉन प्रिमिटिव है, मतलब इसमें 4 ब्लॉक्स बनेंगे, क्योंकि P1 एक बार में एग्जीक्यूट होगा, P2 एक बार में एग्जीक्यूट होगा, P3 एक बार में, P4 एक बार में। बट ऐसा भी होता है प्रिमिटिव एल्गोरिथम में जहां पे एक प्रोसेस एक साइकिल में एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसको मल्टीपल साइकिल्स लगते हैं। दैट मींस कि ये चीज हमें पहले से पता नहीं होगी अगर आप एक बिगिनर हैं तो, राइट। अगर आप एक्सपर्ट है तो आपको पहले से आप काउंट कर सकते हो कि साइकिल्स कितने होंगे, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पहले से ये 4 कॉलम्स के बारे में पता नहीं होगा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। बट नॉन प्रिमिटिव में जितने प्रोसेस हैं आपको उतने कॉलम्स यहां पे बनाने हैं। अब हम 1 बाय 1 यहां से एग्जीक्यूशन देखेंगे और यहां पे लिखेंगे। आप सब मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस यहां पे एग्जीक्यूशन के लिए आया है। P1 आया है, तो मैं यहां पे P1 लिख दूंगा। P1 स्टार्ट कहां से हुआ है, यहां से तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो मैं यहां लिखूंगा 0 से स्टार्ट हुआ है ना, सिंपल। तो आपको यहां पे लिखना है, मैं कलर चेंज करता हूं, ओके। P1 0 से स्टार्ट हुआ है और P1 एग्जीक्यूट कहां से कहां तक होगा, तो बर्स्ट टाइम P1 की कितनी, ये देखो बस 5 है, मतलब 0 से लेकर 5 तक ये एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो,
अब 0 से 5 तक जब ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो क्या हमारे पास सारी प्रोसेस हमारी मेमोरी में आ चुके थे? बिल्कुल आ चुके थे। P2 1 पे आया था, P3 2 पे, P4, मतलब अब हमारे पास सारे प्रोसेस हमारी मेमोरी में आ चुके हैं। P1 के बाद दूसरा कौन सा प्रोसेस आया था? P2 आया था। साफ साफ हमें दिख रहा है 1 पे P2 आया है, तो हम यहां पे P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। P2 कहां से कहां तक एग्जीक्यूट होगा? P2 0 से एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं। P1 जहां पे खत्म हुआ है P2 वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब मैं एक रेलवे टिकट लेने जाऊंगा, अगर मैं काउंटर पे हूं तो मेरे पीछे वाला बंदा जो भी मेरे पीछे क्यू में होगा वो टिकट तभी ले पाएगा जब मैं यहां से हटूंगा, फिर वो बंदा आके अपनी टिकट को लेगा। तो उसकी जो वेटिंग टाइम है ना वो मेरे एग्जीक्यूशन टाइम पे डिपेंड करती है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैं एक रेलवे काउंटर पे जाता हूं, मुझे टिकट को पूरा टिकट लेने में मुझे लगता है 5 मिनट का टाइम, तो जो मेरे पीछे बंदा है ना उसकी वेटिंग टाइम डिपेंड करती है कि मैं कितनी देर में टिकट अपना ले रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो P2 जो है वो 5 से लेकर आगे 4 कर दो, 5 + 4 9 तक एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली P3 कहां से कहां तक? 9 से लेकर 7 आगे कर दो 16 तक, एंड P4 एग्जीक्यूट होगा 16 से लेकर 22 तक। तो ये है हमारा टाइमलाइन चार्ट। आई होप आपको टाइमलाइन चार्ट समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं, दैट इज योर वेटिंग टाइम, WT। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं P1, P2, P3, P4। अब मैं यहाँ पे सबका वेटिंग टाइम लिखने वाला हूं, P1, P2, P3 एंड P4 का वेटिंग टाइम लिखूंगा। अब आप इसको समझना, देखो बहुत सिंपल है समझना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक P1 जो है वो हमारी मेमोरी में कब आया है। तो आप देखो यहाँ पे P1 की एंट्री हुई थी 0 पे, मतलब P1 को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, तो इसकी वेटिंग टाइम हो जाएगी 0। सिंपल है। अब हम आते हैं P2 पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। P2 पे सबसे पहले आप ये बताओ कि P2 स्टार्ट कहां से हुआ है। पहले आप यहां पे ये देखो कि P2 हमारा स्टार्ट कहां पे हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 5 है। मतलब क्या कि इसको 5 मिनट इंतजार करना पड़ा था अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे 5। ठीक है, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें इंक्लूड करना, जो है कि P1 ऑलरेडी 1 मिनट पे आया था। देखो यहां पे 1 मिनट पे आया था, तो अगर हम P1 P2 को कहेंगे कि P2 जो है वो 5 मिनट इंतजार कर रहा है तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि P2 0 पे नहीं आया है। अगर P2 0 पे आता, मतलब अगर मैं रेलवे टिकट काउंटर पे जाता हूं, मैं अपनी टिकट काटता हूं, ठीक है, मुझे 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो जो मेरे साथ एकदम बिल्कुल उसी टाइम पे आया था उसकी वेटिंग टाइम 5 मिनट की हो जाएगी। बट जस्ट इमेजिन कि मैं टिकट काउंटर पे गया हूं, मैं टिकट काट रहा हूं, 5 मिनट का समय लगने वाला है, बट एक बंदा जो 2 मिनट बाद आया है तो उसको कितना इंतजार करना पड़ा? 5 मिनट का नहीं, उसको 3 मिनट वेट करना पड़ा, राइट? क्योंकि वो 2 मिनट ऑलरेडी लेट आया था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि P2 जो है वो ऑलरेडी 1 मिनट डिले आया है, 1 मिनट लेट आया P1 से, तो हम 5 - 1 कर देंगे, 4 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई करो। P3 9 है तो 9 - 2 7। चलो अब आप वीडियो पॉज करके आप लोग मुझे P4 का वेटिंग टाइम बताओ और कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। P4 का 16 - 3 13। ठीक है, अब मैंने यहां पे सबकी वेटिंग टाइम जो है वो निकाल ली है, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 0 + 4 + 7 + 13 डिवाइडेड बाई 4। कुछ रटना नहीं है, सब समझने वाली चीज है, बहुत सिंपल है। 4 + 7 11, 11 + 13 24, 24 डिवाइड बाई 4 6 ms करके कुछ तो भी आएगा। ये हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। देखो कितना सिंपल है एवरेज वेटिंग टाइम को निकालना किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए। अब हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम पे। क्या है टर्न अराउंड टाइम? सबका बताओ क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सिंपली आप वेटिंग टाइम
और बर्स्ट टाइम को ऐड कर दो, टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। तो हमारा वेटिंग टाइम कितना है बताओ आप मुझे। हर प्रोसेस के लिए निकालो, एक साथ मत निकालना, सब प्रोसेस का अलग अलग निकालना, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे अब टर्न अराउंड टाइम आपको निकाल के बताता हूं। मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, राइट। यहां पे वेटिंग टाइम है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा बर्स्ट टाइम को, टर्न अराउंड टाइम निकला 0 + 5, 0 + 5 = 5, 4 + 4 = 8, P3 का है 7, तो 7 + 7 = 14, और P4 का है 6, तो 13 + 6 = 19। ये टर्न अराउंड टाइम हो गया, मतलब एक सिस्टम में प्रोसेसेस ने इतना टाइम पूरा स्पेंड किया है। एवरेज कैसे निकलेगा, जोड़ दो सबको, 5 + 8 + 14 + 19 कितना आएगा बताओ। 5 + 8 13, 13 + 14 27, 27 + 19 37, 37 + 43 आई गेस, सॉरी 46, 46 डिवाइडेड बाय 4। एक बार देख लेना कैलकुलेशन। हाँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूं, 12.5 ऐसा कुछ आ सकता, हो सकता कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सबको एग्जाम के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, प्लीज आप सब इग्नोर ना करें मेरे इस बात को। मैंने कई बार देखा है, मतलब मैं पिछले 10-11 सालों से देख रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे तो जो कैलकुलेटर लेकर नहीं आते हैं। और मैंने कितने सारे एमएसबीटी के रीचेकिंग के पेपर्स देखे हैं और ऑफिशियल पेपर्स देखे हैं जिसमें पूरी चीजें आपकी सही हैं, बस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, यहां कुछ गलत हो गया, कुछ डिवाइड करने में गलत हो गया, और उस वजह से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज गेट अ कैलकुलेटर। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले लो जो आपको इंजीनियरिंग तक काम आता है। कैशियो कंपनी का आपको मिल जाएगा बहुत कम से कम प्राइस में, प्लीज आप ले लो, बिकॉज वो आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में भी जरूरत पड़ेगी उसकी। इवन अगर आप एसीएन में हैं, डेटा एनालिटिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो आपको वहां भी जरूरत होगी इसकी। आई होप आपको एफसीएफएस में समझा पाया होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आई थिंक ये वीडियो 26 मिनट की हो गई है, तो मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा SJF। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रिमिटिव है। अब आज मैंने आपको बताया है नॉन प्रिमिटिव, ये एक प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। अब मैं जानता हूं कि ये जो YouTube वीडियोस होते हैं ये वन वे कम्युनिकेशन होते हैं, और थर्ड ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है आपके एग्जाम के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। और हम लोग अपने क्लासेस में मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करते हैं अपने मेजर पेपर्स को। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस कई का कब का खत्म हो चुका है, अपने मेन बैच में लगभग 1.5 महीने पहले खत्म हो चुका है। बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हम लोग आगे जाके रिवाइज में भी करने वाले हैं। सो अगर आप सब चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना मेरे साथ लाइव क्लास पे, तो आप मेरे लाइव क्लास क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसकी फीस है केवल 999। 21 डेज का क्रैश कोर्स होगा, उसमें टेस्ट होंगे, ओरल्स, वाइवा होगा, मतलब वो सारी चीजें इंक्लूडेड है जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप वो कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे सिंपली मैसेज करें, मेरा पर्सनल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मैसेज करके आप या कॉल करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें ये समझ में आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया है, मुझे कुछ और बताने की जरूरत है, वो सारी चीजें। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रिमिटिव एसजेएफ के ऊपर वो जल्द से जल्द लाने का ट्राई करूंगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।